नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान पाठ 3 पाठ का नाम आनुवांशिकी और पाठ फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। इसमें आनुवांशिकी से संबंधित लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण, लक्षण कौन कौन से लक्षण किस प्रकार से स्थानांतरित होते हैं, कौन प्रभावी है अप्रभावी है, आनुवांशिक शब्द किसने दिया, इनके बारे में मेंडल ने कौन कौन से नियम प्रतिपादित किए आदि के बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। तो अपन पहले एक परिभाषा के रूप में समझें कि आनुवांशिकी किसे कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें लक्षणों की आनुवांशिकता एवं भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता हो। आनुवांशिक लक्षण कौन कौन से हैं, भिन्नताएं आ रही तो कैसे आ रही हैं, इसके बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको आनुवांशिकी कहते हैं। अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाती है। आनुवांशिकी कहलाती है। आनुवांशिकी शब्द वेटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। हाँ सर, अब अपन इसको और आगे थोड़ा सा यह ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा में यह आनुवांशिकी शब्द की उत्पत्ति हुई थी। अब अपन इसको आगे बढ़ाते हुए आनुवांशिकी लक्षण किसे कहते हैं। आनुवांशिकी की लक्षण किसे कहते हैं। आनुवांशिक लक्षण कहते हैं जिन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले लक्षण आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले लक्षण आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। और इसी से संबंधित एक शब्द है हेरिडिटी शब्द स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यह अपन समझें आनुवांशिकी विज्ञान की
जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता और भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है तो उसको तो आनुवंशिक कहते हैं। और आनुवंशिक लक्षणों के बारे में बात करें तो वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं तो उनको आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति तो स्पेंसर ने की थी और आनुवंशिक शब्द की उत्पत्ति बैटसन ने की थी। इतना सा है, हालांकि इसको पूछता नहीं है लेकिन अपन को ध्यान देना चाहिए। और मैं आपको बता देता हूँ ये परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में 4 नंबर का, ये पाठ 4 नंबर का अंक 4। अब अपन इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और अपन समझेंगे कि मेंडल का एक अपन के आता है मेंडल का जीवन परिचय। इसके बाद में मेंडल के बारे में थोड़ा बहुत अपन समझ लेते हैं, फिर अपन आगे चलेंगे। मेंडल का जीवन परिचय। तो अपन देखें आनुवंशिकता के नियम दिए थे इन्होंने। तो सबसे पहले इनका जन्म ऑस्ट्रिया में 1822 ईस्वी में हुआ था। ज्यादा कुछ नहीं करते हुए 12वीं कक्षा पास करने के बाद ब्रिटेन चले गए। ब्रिटेन में बीकॉम में दाखिला लिए। एमकॉम करने के बाद पुणे गृह नगर आकर चर्च के पादरी बने। चर्च में आके पादरी बन गए तथा चर्च के उद्यान में मटर के पादप उगाए। मटर के पादप उगा देते थे। फिर तथा इससे संबंधित आनुवंशिक के नियम दिए। 1865 में द नेचुरल रूम ऑफ सोसाइटी में लेख प्रकाशित करवाया। लेकिन वैज्ञानिकों का ध्यान जैव विकास की ओर होने के कारण ध्यान नहीं दिया गया। 1800
1966 में उदर रोग के कारण इनकी मृत्यु हो गई। क्यों? जैव विकास की ओर ध्यान था वैज्ञानिकों। जैव विकास थे डार्विनवाद, लेमार्कवाद, नव डार्विनवाद, इस तरह के कुछ उस टाइम चर्चाएं चल रही थी, वैज्ञानिकों का ध्यान उधर था, तो इनके नियमों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था, इनके नियम छोड़ दिए थे ऐसे। अब 1866 में इनकी पुनः मृत्यु हो गई। तो ये ऐसे कैसे इनके नियम लेख प्रकाशित होकर रह गया। लेकिन 1905 ईस्वी में शेरमान कॉलपोरेंस एवं लॉरेंज नामक वैज्ञानिकों ने आवाज उठाई तथा 1906 ईस्वी में इन्हें मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनका पूरा नाम जॉर्ज ग्रेगर मेंडल था। इन्होंने आनुवंशिकता के 3 महत्वपूर्ण नियम दिए थे। इन्होंने आनुवंशिकता के महत्वपूर्ण 3 नियम दिए थे। ये इसका शॉर्ट में एक जीवन परिचय है, जिसको अपन समझें कि इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। एक तो एक कॉमर्स के छात्र थे, तो इनको एक उपलब्धि मिलने का कारण था कि ये क्या सांख्यिकी के छात्र होने, कॉमर्स के छात्र होने के कारण ये इनके जो रिजल्ट थे उनके मटर के पौधों के जो रिजल्ट प्राप्त होते थे उनको श्रेणीबद्ध कर लिया इन्होंने। और श्रेणीबद्ध करने के कारण क्या हुआ, इनमें जो समानताएं थी, भिन्नताएं थी, उनको अलग अलग एक कॉलम में रख लिया। तो इनसे इनको सुविधा हो गई, इनके नियम बनाने में बहुत अच्छी सुविधाएं हुई। अब जैव विकास की ओर इनका ध्यान था वैज्ञानिकों का, तो 1865 में लेख प्रकाशित हुआ, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पुनः शेरमान, कॉलपोरेंस और लॉरेंज इन्होंने 1905 में पुनः आवाज उठाई तो इनको क्या 1906 में ये देखा गया कि इनके वास्तव में ये नियम सत्य हैं क्या। देखने के बाद में जब इनको सत्यता प्राप्त हुई, वैज्ञानिकों ने चर्चा की, तो इनको नोबेल पुरस्कार दे दिया गया था। अगला है मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल की सफलता के कारण मेंडल क्यों सफल रहा, इसके बारे में चर्चा करें तो अपन समझेंगे। इन्होंने जीवों की अपेक्षा पादपों को चुना, ये इनकी एक सफलता का कारण था। क्यों? यदि ये जीवों पर अपना प्रयोग करते, जीवों के अंदर अपना अनुसंधान करते, तो किसी ऐसे जीव का चुनाव कर लेते जिसकी लाइफ साइकिल 20 वर्ष की या 10 वर्ष की है, तो ये अपने 2-3 पीढ़ी तक ही ये इनके परिणामों को देख पाते। लेकिन पादपों को चुनाव करने के कारण इन्होंने देखा
कि प्रतिवर्ष उनके जो परिणाम है प्राप्त हो जाते थे, इसलिए इन्होंने कई पीढ़ियों के परिणामों को लिख लिया था। तो पहला है, इन्होंने पादप का चुनाव ठीक प्रकार से किया था। और आपको बता देता हूं, इसी में नोट डाल दें, मटर के पादप का वनस्पतिक नाम पाइसम सैटाइवम होता है। दूसरा, इन्होंने परिणामों को सांख्यिकी के रूप में विश्लेषण किया था। तीसरा था, एक समय में केवल एक लक्षण को ही ध्यान रखा था। एक बार में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। इस प्रकार से ये इसमें सफल रही है। आज के लिए बस इतना ही, पुनः फिर मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।